नमस्ते। चलिए आज एक सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो हमें हमारे ग्रह के संसाधनों की कहानी बताएगा। हम शुरू करेंगे बड़ी बड़ी ग्लोबल बातों से और पहुंचेंगे ठीक हमारे पैरों के नीचे की जमीन तक। तो शुरू करें। चलिए, शुरुआत एक सवाल से करते हैं। अच्छा, सोचिए जरा, जो पानी हम पीते हैं, जो फोन हमारे हाथ में है और जो बिजली हमारे घरों को रोशन करती है, इन सब में कॉमन क्या है? थोड़ा सा दिमाग लगाइए। बिल्कुल सही, ये सब के सब संसाधन हैं। मतलब वो सारी चीजें जो हमारी जिंदगी को चलाने के लिए जरूरी हैं। तो आज की हमारी ये पूरी बातचीत 4 हिस्सों में होगी। सबसे पहले तो ये समझेंगे कि भाई रिसोर्सेज यानी संसाधन होते क्या हैं। फिर हम ये देखेंगे कि दुनिया को होश कब आया कि अरे ये तो खत्म हो रहे हैं। इसके बाद हम खास तौर पर भारत की चुनौतियों पर बात करेंगे और आखिर में बिल्कुल जमीन से जुड़कर भारत की मिट्टी की कहानी समझेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, संसाधनों की दुनिया। देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी चीज जो हमारी जरूरत पूरी कर दे वो एक संसाधन है। लेकिन बात इतनी सिंपल भी नहीं है। सारे संसाधन एक जैसे तो होते नहीं है ना। तो उन्हें ठीक से समझने और मैनेज करने के लिए उन्हें अलग अलग कैटेगरी में बांटना बहुत जरूरी हो जाता है। अब देखिए, हम संसाधनों को कई तरह से बांट सकते हैं। जैसे कि वो आए कहां से हैं, क्या वो खत्म हो सकते हैं या नहीं, उनका मालिक कौन है, कोई एक इंसान, पूरा समाज या पूरा देश, और हमने उन्हें कितना इस्तेमाल कर लिया है। और हां, ये सिर्फ किताबों में पढ़ने वाली बात नहीं है। ये क्लासिफिकेशन हमें असल में ये समझने में मदद करता है कि हर एक रिसोर्स को जिम्मेदारी से कैसे मैनेज किया जाए। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि संसाधन क्या होते हैं। अब आते हैं उस मोड़ पर जब दुनिया को अचानक ये एहसास हुआ कि हम इन्हें बहुत बहुत तेजी से खत्म कर रहे हैं। ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक एसओएस कॉल थी, एक खतरे की घंटी थी कि अरे ये रिसोर्सेज हमेशा के लिए नहीं है। और हाँ, ये समझ कोई एक रात में नहीं आ गई। इसकी कहानी शुरू हुई थी 60s के आखिर में, जब क्लब ऑफ रोम जैसी संस्थाओं ने आवाज उठाई। फिर स्मॉल इज ब्यूटीफुल जैसी किताबों ने लोगों की सोच पर गहरा असर डाला। 1987 में तो एक बहुत ही जरूरी आइडिया सामने आया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। मतलब ऐसा विकास करो जो हमारी आने वाली पीढ़ियों के हक पर डाका न डाले। और ये सारी कोशिशें एक साथ आकर एक बड़े मंच पर पहुंची 1992 के मशहूर रियो अर्थ समिट में, जहां दुनिया भर के लीडर्स ने मिलकर एक्शन लेने का वादा किया। और उस रियो समिट का सबसे बड़ा आउटकम क्या था? एजेंडा 21। ये सिर्फ कोई कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि 21वीं सदी के लिए एक पूरा एक्शन प्लान था। इसका मकसद साफ था, गरीबी से लड़ो, पर्यावरण को बचाओ और सबके लिए एक बेहतर कल बनाओ। तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब चलिए वापस अपने घर आते हैं। भारत 1 अरब से ज्यादा लोगों का देश। जाहिर है, यहां पर संसाधनों को मैनेज करना अपने आप में एक बहुत बड़ी, एक बिल्कुल अलग ही तरह की चुनौती है। और आपको पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? हमारे देश को बनाने वाले इस चुनौती को अच्छी तरह समझते थे। आजादी के फौरन बाद जो सबसे पहली 5 ईयर प्लान बनी थी ना, उसी में रिसोर्स प्लानिंग को एक बहुत बड़ी प्राथमिकता दी गई थी। लेकिन यहीं पर भारत की सबसे बड़ी मुश्किल सामने आती है। इसे कहते हैं प्रचुरता का विरोधाभास, यानी पैराडॉक्स ऑफ प्लेंटी। जरा सोचिए, झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में खनिजों का भंडार है, कोयले का खजाना है, लेकिन वहां डेवलपमेंट की कमी है। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में पानी ही पानी है, लेकिन वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। मतलब जिसके पास जो चीज है वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहा। यही तो सबसे बड़ी पहेली है। और इसी पहेली के बीच महात्मा गांधी की कही एक बात बिल्कुल सटीक बैठती है। उन्होंने कहा था, धरती पर हर किसी की जरूरत पूरी करने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी एक के भी लालच के लिए नहीं। ये बात हमें बार बार याद दिलाती है कि असल समस्या रिसोर्स की कमी की नहीं है, बल्कि उनके सही इस्तेमाल की है। चलिए अब बात करते हैं हमारे सबसे बुनियादी रिसोर्स की, जमीन। वो जमीन जिस पर हम खड़े हैं, जो हमें अनाज देती है। अब जरा भारत की जमीन और मिट्टी की कहानी में और गहराई से उतरते हैं। हमारे देश की जमीन में कितनी वैरायटी है ना? लगभग 43% हिस्सा प्लेन्स यानी मैदान है। ये समझ लीजिए कि ये हमारे देश का पेट भरते हैं। फिर करीब 30% पहाड़ हैं, जहां से हमारी नदियां निकलती हैं, और बाकी 27% पठार, जो खनिजों से भरे पड़े हैं। मतलब हर तरह की जमीन का अपना एक खास रोल है। लेकिन यहां एक बहुत चौंकाने वाला सच भी है। 13 करोड़ हेक्टेयर। जी हां, भारत में इतनी जमीन खराब हो चुकी है या फिर बर्बाद होने की कगार पर है। ये एरिया इतना बड़ा है कि सोचकर ही डर लगता है।
ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है। तो सवाल उठता है कि आखिर ये जमीन बर्बाद हो क्यों रही है? देखिए, हर इलाके की अपनी अलग कहानी है। झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसी जगहों पर माइनिंग ने जमीन को खोखला कर दिया है, तो उधर गुजरात, राजस्थान में ओवरग्रेजिंग यानी जरूरत से ज्यादा पशु चराने से मिट्टी उड़ रही है। और पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी की बात करें तो वहां जरूरत से ज्यादा सिंचाई जमीन में जहर घोल रही है, उसे खारा बना रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सब कुछ खत्म हो गया है, उम्मीद अब भी है। हम इन बिगड़ते हालात को रोक सकते हैं, पलट भी सकते हैं। कैसे? ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, चराई को सही तरीके से मैनेज करके, रेत के टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर करके। ये सब बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल तरीके हैं जिनसे हम अपनी जमीन को एक नई जिंदगी दे सकते हैं। और हां, जब भारत की मिट्टी की बात हो ही रही है तो जलोढ़ मिट्टी यानी एलुवियल सॉइल का जिक्र तो बनता है। ये वो जादुई मिट्टी है जिसे हमारी नदियां जैसे गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र अपने साथ बहाकर लाती हैं। इसी मिट्टी ने हमारे उत्तरी मैदानों को दुनिया के सबसे उपजाऊ इलाकों में से एक बना दिया है। गन्ना हो, चावल हो, गेहूं हो, ये सब इसी मिट्टी की देन है। तो घूम फिरकर हम वापस वहीं आ जाते हैं, गांधी जी की बात पर, जरूरत और लालच के फर्क पर। सवाल ये नहीं है कि हमारे पास रिसोर्सेस काफी हैं या नहीं। असली सवाल तो ये है कि क्या हम उनका इस्तेमाल समझदारी से कर रहे हैं। तो चलिए आज बस इतना सोचते हैं कि हम ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव अपनी जिंदगी में ला सकते हैं जो हमारे इस साझा ग्रह के लिए एक बड़ा कदम साबित हो।